हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। और सीएस सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो थर्ड सेमेस्टर में इस बार होंगे, आप जानते हैं कि मैं आपको डीएसटीएल पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। सिलेबस की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि भी क्या क्या सिलेबस हम डीएसटीएल के अंदर कवर करेंगे। आपका जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक उसमें हम पढ़ने वाले। तो अगर डीएसटीएल की बात करूं तो डीएसटीएल में आपको मैं डेमो के तौर पर 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आपको पता चले कि भाई किस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ पाए अच्छे से, अच्छे नंबर आप ले आए, अच्छी नॉलेज आपको सब्जेक्ट की हो। उसी को ध्यान में रखते हुए जो कंटेंट हमारा होता है, देखिए हाई क्वालिटी का कंटेंट होता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही मतलब जो है ऐसी डाटा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हर डाटा, हर टॉपिक ऐसे आपको समझाया जाएगा कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। एक बार पढ़ ले तो समझ में आए, ठीक है नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डीएसटीएल की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था कि भी 4 चैप्टर आपके रहेंगे, तो उन्हीं में से आपका फर्स्ट चैप्टर आता है सेट थ्योरी। तो आज हम सेट थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे टॉपिक सेट थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है वो सब पूरा करेंगे। सेट थ्योरी क्या है, कितने सेट क्या होता है, कितनी तरह के सेट होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सभी का डिस्कशन आज के लेक्चर में होगा। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी जरूर रहेगा, लेकिन टॉपिक आपके सभी कवर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेट की, कि सेट क्या होता है। इंट्रोडक्शन को समझेंगे सेट की। तो देखिए एक लाइन की डेफिनेशन है सेट की, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। वेल डिफाइन आपके कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे, आप उन्हें अगर एक संगे कलेक्ट करेंगे तो वो सेट कहलाएगा। वेल डिफाइन का मतलब होता है जिन्हें हम एक प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। मान लिया एक सेट के अंदर 10 एलिमेंट, 20, 30, 40 एलिमेंट लिखे हुए, तो हर एलिमेंट को अलग अलग जो है डिफाइन ना करने से अच्छा हम एक सिंपल लैंग्वेज में या एक सिंपल प्रॉपर्टी से उसे डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि एक सेट है, उस सेट के अंदर नदियों के नाम लिखे हुए, तो मैं कह दूंगा कि इस सेट के अंदर नदियों के नाम, तो सभी नाम मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया कि इसके अंदर सभी नदियों के नाम। तो क्या है, हमें पता है कि सेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हर एक क्या होगा, नदी का नाम। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेल डिफाइन एक ऑब्जेक्ट का जो है कलेक्शन बनाते हैं, वो सेट कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर सेट की बात करो, जो थ्योरी ऑफ सेट है, थ्योरी ऑफ सेट को जो डेवलप किया था एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज केंटर। इन्होंने थ्योरी ऑफ सेट को डेवलप किया था। थ्योरी ऑफ सेट इन्होंने ही स्टार्ट की थी कि भी थ्योरी ऑफ सेट भी मैथमेटिक्स के अंदर कुछ है। देखिए मैथमेटिशियन थे, मशहूर मैथमेटिशियन रहे हैं जॉर्ज केंटर, इन्होंने ही सेट थ्योरी को डेवलप किया, ठीक। और देखिए जो डेफिनेशन की मैं बात कर रहा था, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। डिस्टिंक्ट का मतलब कि जितने भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं है तो अलग अलग, लेकिन वो किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। ये आपका सेट होगी, ठीक। सेट के बाद हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक की, ये इंपोर्टेंट पॉइंट की, जो सेट के लिए, सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आते हैं। तो देखिए द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। आपने जो सेट बनाया, उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपने लिखे हैं, उस ऑब्जेक्ट को मैं मेंबर या एलिमेंट कहता हूं कि ये भी ये सेट का मेंबर है या सेट का एलिमेंट है, ठीक। और वी डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर। किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए कि भी ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, ये सेट एक्स है, सेट वाई है, सेट जेड है, तो किसी पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी अल्फाबेट का यूज करेंगे कैपिटल लेटर में। क्लियर हो गई बात, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो एलिमेंट होते हैं, जो अगर हम आपको कोई एलिमेंट है जो सेट के अंदर एलिमेंट है उसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल लेटर के अल्फाबेट का यूज करेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड। ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी सेट को स्मॉल लेटर से डिनोट कर देंगे, एलिमेंट को कैपिटल लेटर से करेंगे, नहीं। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैपिटल लेटर, और सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। तो देखिए अगर भाई मैंने मान लिया कि एक सेट ए है, कैपिटल ए, और उसके अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल, तो मैं कैसे कहूंगा कि भाई ये जो एलिमेंट है ये सेट ए का है। उसे कहने का भी एक तरीका होता है, क्या होता है देखिए, इफ
ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। भाई ए एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का। वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए। जो एलिमेंट ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा होगा ये बिलोंग्स टू कहलाता है, ठीक है नहीं, ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए और ए इज एलिमेंट ऑफ ए। आप ये भी कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, जैसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर। इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर मान लिया कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो उसके लिए जो सिंबल यूज होता है, हम यहाँ पर देखिए जो सिंबल है इसमें इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, कट कर देंगे इसे, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब होता है कि ए सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, ठीक। तो कोई भी एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है, उसके लिए ये और ये दोनों सिंबल को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो सेट का इंट्रोडक्शन हमारा हो गया कि सेट क्या है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि भाई हमें एक सेट बनाना है, हमने सेट बनाया रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में जितनी भी रिवर्स है उन्हें हमने एक सेट के अंदर लिख दिया, ठीक है नहीं। तो इसका कलेक्शन भी आपका सेट कहलाएगा। वोवल्स ऑफ अल्फाबेट, मान लिया एक सेट के अंदर लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट, इंग्लिश के वोवल्स, ये अल्फाबेट के वोवल्स ऑफ अल्फाबेट है, आप इस प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हैं। या ए बटालियन ऑफ सोल्जर, हमने एक भाई एक बटालियन है सोल्जर की, उसमें जितने भी आपके जो है सोल्जर होंगे उन सबके मैंने नाम लिख दिए, तो आपके कहेंगे कि इसके अंदर जो भी नाम लिखे हुए हैं ये एक सोल्जर की बटालियन है। तो आपने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी को एक लाइन में डिफाइन कर दिया, ठीक है नहीं। इसी तरीके से देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन है, आप जानते हैं कि भाई अगर मैं लेस देन 8 इवन नंबर क्या होंगे 2 4 6, तो किसी सेट में अगर 2 4 6 लिखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई ये इवन नंबर है और लेस देन 8। ऐसे आपने क्या किया, एक प्रॉपर्टी से डिफाइन कर दिया, ठीक है नहीं। तो वही तो सेट होगा जो एक प्रॉपर्टी से डिफाइन हो जाएगा। जैसे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दैट इज 2 और 3, आपको मान लीजिए जैसे किसी सेट के अंदर 2 और 3 लिखा हुआ है, तो आप कह देंगे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, यहाँ से x की दो ही वैल्यू आएंगी 2 और 3। या एक कलेक्शन ऑफ बुक्स या एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है नहीं। यानी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे होंगे वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जरूर सेटिस्फाई करें। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने कुछ भी लिख दिया सेट के अंदर, ऐसा नहीं होता, एक वेल डिफाइन होता है, वो एक हर एलिमेंट एक सिंगल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये ध्यान रखें। और मैथमेटिक्स के अंदर देखिए कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्ड सेट रहते हैं जिन्हें आप देखते ही बता देंगे कि ये सेट है क्या। तो उन्हीं सेट की देखिए बात करते हैं, स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स, नंबर के कुछ स्पेशल सेट होते हैं। कौन कौन से होंगे, देखिए फर्स्ट आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, देखो मैं आपको तो 1 से स्टार्ट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे चलते रहिए, नंबर खत्म नहीं होंगे, आपको पता है नंबर इन्फिनिटी होते हैं। तो 1 से अगर नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और कोई नंबर बीच का मिस नहीं हो रहा है, तो वो सारे आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। देखिए सेट n इज इक्वल टू 1 2 3 इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मान लिया इस सेट के अंदर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या कहेंगे कि एक नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर लेस देन 7 है या लेस देन और इक्वल टू 6 है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है नहीं। कि फिर नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर इससे छोटे छोटे लिखे, तो नेचुरल नंबर को ध्यान रखिएगा 1 से स्टार्ट। सेकंड आ जाता है सेट ऑफ होल नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर, इसे सेट ऑफ होल नंबर भी कहते हैं और नॉन निगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। होल नंबर में क्या होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को भी ऐड कर दूं तो वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा 0 1 2 3 नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है ये, और आपका जो होल नंबर का सेट है इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 भी ऐड हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। थर्ड आपका आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखिए क्या होगा, देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, फिर मैंने 0 ऐड कर दिया, 1 से पहले 0 आता है, 0 को ऐड कर दिया। और अगर 0 से पहले की बात करूं नंबर सिस्टम में, 0 से पहले क्या आएगा, माइनस के निगेटिव के नंबर आने शुरू हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। तो अगर मैं ये नंबर माइनस वाले भी उसके अंदर ऐड कर दूंगा तो ये आपका इंटीजर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर को हम कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई या कैपिटल जेड से। और यहाँ पर देखिए ये तो आ ही रहा है 0 1 2 3, तो 0 से इधर तो नंबर आ ही रहा है, इधर भी माइनस के नंबर भी आएंगे, इधर माइनस वाले बढ़ते चले जाएंगे, इधर पॉजिटिव वाले बढ़ते,
तो ये सेट कहलाता है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी मैं सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, इवन इंटीजर को अलग और इंटीजर को अलग। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो सेट और बना दिए, सेट ऑफ इवन इंटीजर और सेट ऑफ ओड इंटीजर। इन्हें रिप्रेजेंट किसी स्पेसिफिक सिंबल से नहीं करते, मैं आपको बता दूं, जैसे कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से करते हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं, इंटीजर को आई या जेड से करते हैं। तो इवन और ओड इंटीजर को कोई स्पेसिफिक कोई अल्फाबेट नहीं होता है इसे रिप्रेजेंट करने का। आप जनरली इसे जेड प्लस इसे जेड माइनस ऐसे कर देते हैं। देखिए इसे जेड प्लस इस तरह से लिख देते हैं जेड माइनस, सॉरी वो ओड और इवन है, ये पॉजिटिव नहीं है, तो इसे ऐसे ही रखिएगा आप। इसमें कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो आपका सिंबल है, कोई स्पेसिफिक सिंबल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इवन इंटीजर में क्या आएगा, ऊपर वाला जो इंटीजर का सेट है इसमें से इवन नंबर को उठा लो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ओड इंटीजर में आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इवन और ओड इंटीजर के बाद सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अब देखिए दो नंबर होते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल। रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या होता है अगर मैं आपको बात करूं, रेशनल का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को मैं p अपॉन क्यू, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ सकते हो, वो रेशनल नंबर कहलाए, ठीक है नहीं। जैसे कि अगर रेशनल नंबर की बात करूं, जैसे कि 4 है, 4 भी रेशनल नंबर होता है क्योंकि हर नंबर के अपोन में 1 होता है। या 2/4 है आपका, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है नहीं। आपने देखा होगा जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर लिखे रहते हैं तो कुछ नंबर आपके जैसे 2/4 है तो इसे 0.5 आ जाएगा, ठीक है नहीं। यहीं पर अगर मैं 1/3 करूं तो 1/3 आ जाएगा 0.33333, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार लगा दूंगा, यानी एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है पॉइंट के बाद। तो अगर आपका या तो स्पेसिफिक पैटर्न अगर मान लिया इंफिनिटी तक भी 0.33333 चलता रहेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है तो ये रेशनल नंबर में आएगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं यहां पर डिवाइड करूं, एक नंबर जैसे कि आपका है √2, √2 है या कोई नंबर √2 है, तो √2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, √2 की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बने, ठीक है नहीं। तो ये जब स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बन रहा है पॉइंट के बाद भी, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इरेशनल और रेशनल में फर्क क्या होता है। रेशनल में आपका जो है एक पैटर्न बनेगा पॉइंट के बाद भी, जैसे कि मान लो 0.3 रिपीट हो रहा है, या जैसे 0.387 इस तरह से आ रहा है तो रेशनल नंबर, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो इरेशनल नंबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो रेशनल नंबर होता है इसके सेट को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और उसमें वो नंबर लेंगे जो p/q की फॉर्म में लिखे हुए होंगे, और जहां पर q आपका 0 नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नंबर आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। और p/q में भी वही आपके नंबर आएंगे जिनमें पॉइंट के बाद या तो एक स्पेसिफिक आपको डिजिट मिल रही हो, जैसे 0.5 मिल गया, आगे तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, या एक स्पेसिफिक पैटर्न मिल, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर का सेट होता है। इसके बाद आता है सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए रियल नंबर की अगर बात करूं, जितने भी मैंने भी आपको नंबर बताए हैं ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे आपका होल नंबर हो, चाहे आपका इंटीजर हो, ओड इंटीजर हो, आपका इवन इंटीजर हो, या आपका जो मैंने भी रेशनल नंबर बताया ये हो, ये सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। और रियल नंबर में ये देखिए ये नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर अगर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो ये होल नंबर बन जाएगा, इसमें अगर मैं निगेटिव वाले नंबर भी ऐड कर दूंगा तो इंटीजर बन जाएगा, और इंटीजर में अगर मैं p/q के नंबर भी ऐड कर दूं तो रेशनल, यानी सीधी सी बात है, जो नेचुरल है वो होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, रेशनल भी होगा, ठीक है नहीं। जो होल नंबर है वो इंटीजर भी होगा, रेशनल भी होगा, हर होल नंबर रेशनल नंबर है, हर इंटीजर रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसलिए मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया। तो रियल नंबर में सारे नंबर तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ इरेशनल नंबर भी आएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर लिखा हुआ है -1.4509732563, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा कि भाई चलो भाई 6 नंबर के बाद 6 डिजिट के बाद फिर वही डिजिट चेंज हो रही हो या चेंज वही रिपीट हो रही हो, ऐसा नहीं है कुछ भी।
तो इस तरह के नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। -e है, पाई है, √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, रेशनल नंबर आ सकता है, इरेशनल नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आपको यहाँ पर रियल नंबर के सेट में मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर के बाद आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए जिसमें आयोटा यूज होता है। अगर किसी नंबर में आयोटा जुड़ा हुआ है, जैसे 2 + i, 3 + i, 3 - i, 2 + 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो अगर देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका ये नंबर लिखा है 2 + 5i -3i 1 - i, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं कहूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होंगे, आप सभी जानते हैं, ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, आप देखिए 11 को या तो 11 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से। इसके अंदर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ना, वो सारे ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। आप कहेंगे सर 7 को तो मैं 2 से भी डिवाइड कर दूंगा, 3.5 आ जाएगा। पूरा नंबर मिलना चाहिए डिवाइड होने के बाद, उसका वो होता है। ठीक है, नहीं तो प्राइम नंबर अगर सारे के सारे प्राइम नंबर लिखे हैं तो उसे प्राइम नंबर का सेट कह देंगे, और उसे कैपिटल P से डिनोट करेंगे। फिर आता है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। भाई अगर जितने भी आपके नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर में से मैं प्राइम नंबर को हटा दूं, तो बाकी के जो नंबर बचेंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9, 10, 12, इनके बीच में से कौन से नंबर गायब है, जो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को हटाकर जो बाकी के नंबर बचते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये कंपोजिट नंबर का सेट आपका होगा। तो कुल मिला के देखिए 10 तरह के सेट मैंने आपको बताए हैं जो मैथमेटिक्स में जनरली यूज होते हैं। ये स्पेशल सेट रहते हैं आपके, इन्हें आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के सेट्स के बाद हम बात करेंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को जनरली देखिए 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो मैं सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी एलिमेंट को लिख दूं, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि सारे एलिमेंट ना लिख के मैं उस सेट की प्रॉपर्टी को लिख दूं। तो अगर प्रॉपर्टी को भी लिख रहा हूं तो तब भी मैं ये मान के चलूंगा कि ये सेट पूरा का पूरा हम मैं क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। कैसे, देखिए जैसे कि फर्स्ट जो है आपका वो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट के उन सबको लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है वो समझिएगा। देखिए इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रैकेट आपका जो है कर्ली ब्रैकेट रहता है, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा सेट को लिखने का केवल यही तरीका है, आप राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। तभी आप मान लिया इस ब्रैकेट के अंदर लिख दें या इसके अंदर लिख दें, नहीं, ये गलत है। आपको इसी ब्रैकेट के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट होता है इसी का यूज करना है एलिमेंट को लिखने के लिए, ये ध्यान रखना। अगर आपने ब्रैकेट अलग लिख लिया ना तो उसका मीनिंग ही अलग हो जाएगा, वो सेट नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम सारे के सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और हर एलिमेंट के बाद कोमा जरूर लगेगा। ठीक है, नहीं हर एलिमेंट के बाद कोमा जरूर लगेगा, ये ध्यान रखेगा। जैसे कि एग्जांपल है, देखिए सेट ए है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12। ए क्या है, ऐसे नंबर का सेट है जो 12 के फैक्टर है, या जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। तो आपने यहाँ पर लिखा सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, सारे फैक्टर लिखे 12 के, सबको ब्रैकेट ब्रैकेट सॉरी कोमा लगा लगा के बीच में सबके कोमा लगा दिए। ध्यान रखेगा लास्ट वाले नंबर के बाद कोमा नहीं लगा, ये ध्यान रखेगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसके बाद कोमा नहीं लगाएंगे, वरना सबके बीच में कोमा लगा के इन्हें सेपरेट करेंगे और सभी को देखिए किसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया। तो यही तरीका होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट लिखो और हर एलिमेंट के बीच में कोमा जरूर लगाते। तो इसे कहा जाता है रोस्टर या टेबुलर। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20। एक सेट बी है, ये जो सेट बी है इसके अंदर 20 से लेस देन जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो लिखेगा। तो 20 से लेस देन कितने इवन इंटीजर होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 18 तक लिख दिया मैंने क्योंकि लेस देन 20 है। तो ये क्या है, ये आपका आपने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में सेट बी को लिख दिया
सारे एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे और सबको कोमा से सेपरेट कर दिया, ठीक है नहीं। सेट, और देखिए एक सेट सी है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी लेटर यूज हुए हैं उन सबका सेट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कुछ बच्चे क्या करेंगे, एम कोमा ए कोमा टी कोमा एच कोमा ई कोमा एम कोमा इस तरह से कोमा लगाते चले जाए। आपको सेट लिखते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। अगर आप किसी एलिमेंट को रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट करने की आवश्यकता इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है नहीं। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं, देखिए एम आ गया, ए आ गया, टी आ गया, एच आ गया, ई आ गया, उसके बाद ये एम रिपीट हो रहा है तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, तो ये तीनों छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे ICS। तो सेट के अंदर रिपीट वर्ड को हम जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का सेट बन गया कि मैथमेटिक्स के अंदर जो लेटर यूज हुए हैं उनका आपने सेट यहाँ पर बना दिया, ठीक है नहीं। एक सेट डी है, सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वोवल्स यूज होते हैं उनका सेट। आप जानते हैं कि 5 वोवल्स होते हैं, A, E, I, O, U, तो ये सेट आपका बनकर रेडी हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए थे, देखिए पॉइंट जो बताए थे कि द रिपीटेड लेटर और नंबर आर टेकन ओनली वंस। अगर कोई नंबर या कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिख के काम चल जाएगा, जैसे कि मैथमेटिक्स में मैंने आपको समझाया, ठीक है नहीं। दूसरा जो पॉइंट है, इन ए सेट ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर की कोई इंपोर्टेंस नहीं है। आप अल्फाबेट या नंबर को जो एलिमेंट्स है उन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 6 12, आप यहाँ पर 2 को पहले, 1 को बाद में, 4 को पहले, 3 को बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर सही है आपका, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भी सेट में ऑर्डर जो है उसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं होती, ऑर्डर आगे पीछे आप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको रिपीट भी करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है नहीं। तो ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गई होगी कि किसी भी सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या है, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है नहीं। सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो और कोमे से सेपरेट करते चले जाओ, ये एक सिंपल सा तरीका है। सेकंड आपका आता है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, अब यहां पर समझने वाली बात है। रूल मेथड देखिए नाम में लिखा है रूल मेथड, हमने एलिमेंट ना लिख के रूल लिख दिया कि आपके जो एलिमेंट है वो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये रूल मेथड कहलाता है। इसे सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिए इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे जो सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको लिखनी है। और लिखने का तरीका देखिए क्या होता है, लिखने का तरीका इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट होगा, देखिए आपको ब्रैकेट तो आप वही यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको इस बार नंबर या एलिमेंट नहीं लिखना है, आपको लिखनी है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का लिखने का तरीका होता है, देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स, फिर लगाएंगे सेमीकोलन, पहले एक्स लिखेंगे कि भाई ये एक्स एलिमेंट का सेट है। अब ये एक्स किसे सेटिस्फाई, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेमीकोलन के बाद वो प्रॉपर्टी लिख, एक्स सेमीकोलन एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी कि भाई ये एक एक्स एलिमेंट का सेट है और एक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। बस ये हो जाएगी आपकी रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। That is set of all those x such that each x has properties p। क्लियर हो गई बात। x such that, यहां पर जो सेमीकोलन होता है, सेमीकोलन को such that से हम यहां पर क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका कि x such that x satisfy the property, इस तरह से रीड किया जाता है। सेमीकोलन ना पढ़ के such that इसे पढ़ा जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए आपको एक सेट लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है भाई, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है, आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में से कन्वर्ट करना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए आप ये ध्यान दीजिए कि भाई ये नंबर किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप देखिए ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से लेके 8 तक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसे ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स फिर सेमीकोलन लगाएंगे, नहीं सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब हम यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ x की, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू n। x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और नेचुरल नंबर जो है वो क्या है,
वो लोअर देन 9 है, 9 से लोअर देन है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x such that x belongs to n and x is lower than or equal to 8, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 8 के इक्वल या 8 से लोअर देन है और x नेचुरल नंबर का सेट। ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर लिख दी। ये हो गया x जो आपका एलिमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, ये पूरी की पूरी लाइन हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हम किसी भी आपकी जो टेबुलर फॉर्म होगी, आप टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लिखनी है बस। सेकंड देखिए, सेकंड है सेट ए है AEIOU। तो आप क्या, आपको पता है कि ये क्या है, इंग्लिश के अल्फा, इंग्लिश के वोवल्स है, अल्फाबेट के वोवल्स है। तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बस ये लिख दिया कि भाई x एक ऐसा सेट है जो क्या है, जो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल, ठीक। सेट एक बी है, बी में देखिए 1 4 9 16 25 36, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आप देखिए, आप कहेंगे सर ये तो नेचुरल नंबर है लेकिन बीच बीच के नंबर मिसिंग है, तो इसकी प्रॉपर्टी को कैसे बनाया जाए। आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये 1 है, 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी 1 से लेके 6 तक के स्क्वायर हो रहे हैं, यानी ये जो है एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है ना। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर n इज ए नेचुरल नंबर लोअर देन और इक्वल टू 6। आपने लिख दिया कि x एक ऐसा सेट है जहां पर x इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, यानी ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है, और नेचुरल नंबर कहां तक, लोअर देन और इक्वल टू 6 तक। तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक के स्क्वायर का सेट आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी लिखकर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बड़ा आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप जब पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे और बहुत सारे सेट को देखेंगे तो हर चीज आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है नहीं। और आप जानते हैं बच्चों, देखिए ऐप पर पूरा कोर्स अपलोड किया जा चुका है। अगर मैं DSTL की ही बात करूं तो 5 के 5 मिनट आपके अपलोड हो चुकी है, ठीक है नहीं। आप ऐप विजिट कीजिए, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और बहुत ही मिनिमम फीस पर आपको वहां पर कॉम्बो पैक भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इंडिविजुअल पैक भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप पहुंचे ऐप पर और अपना जो है कोर्स को परचेज करके पढ़ाई अपना शुरू करें, ठीक है नहीं। इतनी मिनिमम हमने फीस रखी है कि आप भी कहेंगे कि सर हाँ वाकई मिनिमम फीस है, आपको खुशी भी होगी देखकर, सब चीजें आपकी जो है हमने बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में की है। देखिएगा, और आपको कोई सजेशन होगा तो सजेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। सेट के टाइप्स कितने होते हैं, देखिए इसमें एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप आता है एम्प्टी सेट, ये सबसे ज्यादा यूज होता है सेट थ्योरी में। आपको एम्प्टी सेट या नल सेट भी से कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको हर जगह यूज होता हुआ मिलेगा। एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। देखिए नाम से पता चल रहा है एम्प्टी सेट, यानी वो खाली सेट, ठीक है नहीं। तो अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो देखिए ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। और इस सेट के अंदर आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसे रिप्रेजेंट करने का देखिए तरीका क्या है, या तो हम इसे फाई से डिनोट करते हैं, या क्या करेंगे भाई, जब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो ब्रैकेट लगा देंगे, बस ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ये खाली ब्रैकेट का मतलब है कि एम्प्टी है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। या जर्नली हम इसे सिंबल से भी डिनोट करते हैं। कहीं भी आपको सेट थ्योरी में ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाइएगा कि एम्प्टी सेट का सिंबल है। एम्प्टी सेट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा सेट होगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं, है ना, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। अब मैं दिखाऊंगा, देखो आपको। जैसे कि यहाँ पर एक सेट ए है, देखिए ये आपका रूल मेथड की फॉर्म में लिखा है कि x बिलोंग्स टू n। x ये एक सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है, और x क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी एक नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर क्या है, देखिए x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, लोअर देन 3 है। यानी यहाँ पर हमें ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो 2 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो। आप मुझे बताइए क्या 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता ना। 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं। फिर 2 के बाद सीधा 3 आता है नेचुरल नंबर। तो जब 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका एम्प्टी सेट है।
इस तरह से आते हैं। सेकंड देखिए x बिलोंग्स टू r, ये आपका सेट ए है जिसके अंदर x एलिमेंट है और x किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, x की प्रॉपर्टी है कि वो रियल नंबर है और रियल नंबर भी देखिए एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यानी यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगर यहां से कोई रियल नंबर आपको मिल रहा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा अंडर प्लस माइनस अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1 होता है आई और, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आई आ गई, यानी प्लस आई और माइनस आई। तो दो एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, प्लस आई और माइनस आई, या प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, प्लस आई या माइनस आई तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर तो होता ही नहीं। रियल नंबर के अंदर तो नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, आपके रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते रियल नंबर के सेट, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये दो एलिमेंट जो है इन दोनों में से ना तो प्लस आयोटा ना ही माइनस आयोटा रियल नंबर, तो यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसके अंदर एक एलिमेंट एक्स है, ये एक नहीं मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, इसके अंदर एक्स एलिमेंट है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है और x इज एन इवन इंटीजर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है और x आपका इवन इंटीजर होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 की वैल्यू होगी 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो जब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आपका आया है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 जो आपका आया है, इसमें आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना कि जब आप यहाँ पर x की वैल्यू +3 या -3 यहाँ पर लिखेंगे तो क्या x आपका इवन इंटीजर है या -3 +3 दोनों इवन इंटीजर नहीं है। जब वो इवन इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये भी आपका एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट में आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखी हुई होगी कि वो आप सेटिस्फाई करेगी ही नहीं, जब सेटिस्फाई नहीं करेगी तो कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। एक आता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट देखिए सिंगल का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट, केवल और केवल एक, वो सिंगलटन सेट होगा। देखिए ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। देखिए जैसे यहाँ पर यहाँ लिखा है ये एक सेट लिखा है जिसके अंदर एक एलिमेंट 0 लिखा है, आप कहेंगे कि सर ये तो एम्प्टी हो गया, 0 तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, 0 भी एक एलिमेंट है। एम्प्टी का मतलब ये होता है कि यहाँ 0 भी ना हो उसे एम्प्टी कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 लिखा है और सिंगल एलिमेंट लिखा है तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है एक सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट ए लिखा हुआ है, एक ये है जिसके अंदर एक एलिमेंट 5 लिखा है या जिसके अंदर डी लिखा है, तो इस तरह के सारे सेट सिंगलटन में आएंगे कि ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट लिखा हो वो सिंगलटन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका रूल मेथड लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3। एक्स क्या है, एक्स आपका एक नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो जब आप यहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आपको मिलेंगी +3 और -3। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो दो वैल्यू मिल गई, तो जब दो वैल्यू मिल गई तो सिंगलटन होगा ही नहीं भाई, +3 और -3 में +3 नेचुरल नंबर है, -3 नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि भाई एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 से एक्स की वैल्यू निकालो और उस एक्स में से जो नेचुरल नंबर हो वो लिखो, तो नेचुरल नंबर तो +3 है -3 है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा 3, तो ये भी सिंगलटन सेट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं फाइनाइट सेट। देखिए ये सिंपल है, फाइनाइट सेट का मतलब सीधा सीधा होता है कि किसी भी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट लिखे हो जिन्हें मैं काउंट कर सकता हूँ, जिन्हें हम काउंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे आपने देखा होगा डैश 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 लगा देते हैं, डैश 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 का मतलब होता है कि ये नंबर कंटिन्यू आगे चल ही रहे, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिन्हें जो काउंटेबल हो, ठीक है नहीं, वो आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय एन। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कि सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसे एन से डिनोट किया जाता है।
ठीक है नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सेट ए लिखा है, ए सेट के अंदर देखिए जो एलिमेंट लिखे हैं 2 4 6 8 10, तो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट आपके लिखे हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे Na इज इक्वल टू 5, यानी नंबर इसका इसे ऐसे रीड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5, और 5 क्या है, काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट आपका हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेट बी लिखा है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो ये भी फाइनाइट हो गया, काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, एन बी इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है नहीं। ए सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट। अगर मैं बात करूं कि भाई अर्थ पर जितने भी पर्सन रहते हैं उन सबका सेट एक फाइनाइट सेट होगा, आप कहेंगे सर ये तो काउंट ही नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भी काउंट, तो जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, आपको पता है कि इस देश की आबादी कितनी है, सबको प्लस कर, ठीक है नहीं, तो वहां से क्या निकल जाएगा भाई, भले ही नंबर ज्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक डिफाइन होना चाहिए, उसे आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि भाई दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं उनका सेट क्या है, फाइनाइट होगा, होगा, क्योंकि जितने भी डॉग हैं आप उन सबको काउंट कर लीजिए, कर लेंगे आप आराम से, नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो काउंटेबल हो, आप उन्हें काउंट कर सकते हो। ए सेट ऑफ ऑल एनिमल ऑन द अर्थ पर जितने भी एनिमल रह रहे हैं आप उन्हें काउंट कर लो, वो भी फाइनाइट सेट आपका हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखेगा। बस फाइनाइट कौन से नहीं होंगे, देखिए ये नहीं होंगे, अगर इस तरह से डैश डैश लगा हुआ फिर आप कहेंगे सर नंबर तो काउंट हो जाएंगे, लेकिन हमें लिमिट नहीं पता ना कि भैया किस लिमिट तक जाकर रुकेंगे, ठीक है नहीं, तो ये कहलाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में आप नंबर को काउंट नहीं कर सकते, तो देखिए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पर देखिए इवन नंबर लिखे हैं 2 4 6 8 10, मुझे पता है कि इवन नंबर लिखे हैं, लेकिन डैश 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 का मतलब है कि आगे कहां तक लिखे हैं कुछ नहीं पता। यहाँ पर देखिए ये 4 8 16, ये 4 में क्या कर रहे हैं 4 में 2 की मल्टीप्लाई, ये 2 की मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो ऐसे तो आप भैया जिंदगी गुजर जाएगी आपकी, आप ऐसे नंबर लिखते चले जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहां पर खत्म करना, ठीक है नहीं। तो जितने भी आपको ऐसे सेट मिले जिनमें बाद में आपको डैश 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 लगा हुआ मिले, तो समझ जाइएगा कि वो इनफाइनाइट सेट है। जैसे कि लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल इज एन इनफाइनाइट सेट। किसी भी आपका जो आर्क है, कोई भी सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल की मान लीजिए ये आर्क, इस आर्क में यहां से यहां तक कितने पॉइंट हैं, वो इनफाइनाइट है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप मान लीजिए 2 पॉइंट बनाएंगे, उन 2 पॉइंट के बीच अंदर ही इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो जिसे मैं काउंट ना कर सकूं वो आपका इनफाइनाइट में आएगा। तो इनफाइनाइट के सारे एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद आता है इक्वल सेट। देखिए इक्वल, दो सेट कब इक्वल होंगे, दो सेट तब इक्वल होंगे जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, वो आपका इक्वल सेट होंगे। तो देखिए टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, उनके अंदर क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। अगर दो सेट इक्वल होते हैं तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी का मतलब यह है कि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही सेम एलिमेंट सेट बी के अंदर। और अगर दो एलिमेंट सेम नहीं है तो फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, इस तरह से बन जाए। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में आपको 3 सेट नजर आ रहे हैं। ये लिखा मैंने 1 2 3 2 3 1 3 2 1, ये सब तीनों सेम, क्योंकि भाई यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलिमेंट सेम। ठीक है, जो यहाँ 3 एलिमेंट यहाँ लिखे हैं वही सेम 3 एलिमेंट यहाँ, वही सेम 3 एलिमेंट यहाँ, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेट लिखा है 1 2 3, ये लिखा है 1 1 2 3 2, ये लिखा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये भी सेम है। अब आप कहेंगे सर ये सेम कहाँ है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 9 एलिमेंट है, ये सेम कहाँ से हो गया? भाई मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है, नंबर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे यहाँ 1 को 3 बार लिख दो, 2 बार लिख दो, 1 बार लिख दो, वो काउंट एक ही बार होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, यहाँ भी 1 2 3 लिखा है, यहाँ भी 1 2 3 लिखा है, बस यही काफी, रिपीट करने की आवश्यकता सेट के अंदर होती नहीं। आपने अगर रिपीट कर भी लिया वो तब भी एक ही बार काउंट होगा। मैं से ऐसे नहीं पढ़ूंगा 1 1 1, मैं से पढ़ूंगा 1 2 3, पढ़ूंगा ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये आपके इक्वल सेट होंगे जब आपके सारे के सारे एलिमेंट दो सेट में बिल्कुल सेम लिखे हो तब। ठीक है, इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट देखिए क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है आपका, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो,
नंबर जो एलिमेंट है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक सेट के अंदर लिखा है 1 2 3, एक सेट के अंदर लिखा है 4 5 6, तो दोनों एलिमेंट अलग अलग हो गए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो रहे हैं तो वो आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ठीक है नहीं? तो देखिए टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इक्वल सेट अलग होता है, इक्वल सेट में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे ही होंगे लेकिन एलिमेंट भी सेम होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में आपके एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। दोनों में ये फर्क होता है बस। जैसे यहाँ पर देखिए एक सेट ए लिखा है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी लिखा है इसके अंदर 3 एलिमेंट है 7 8 9, तो यहाँ भी एन ए इज इक्वल टू 3 एन बी इज इक्वल टू 3, तो ये इक्विवेलेंट आपका होगा। तो इक्विवेलेंट में सिर्फ इतना ही देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है ना? फिर आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक है नहीं? तो देखिए टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेनिंग इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय एन। ये टू नहीं आएगा, यहाँ पर द आएगा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेनिंग इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय एन। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब कि अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही बार काउंट करना है, ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सेट लिखा है 1 2 3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एन ए इज इक्वल टू 3, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 आए। नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर एक सेट लिखा है देखिए 1 1 2 2 3 3 3 4, तो यहाँ पर एन ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4, एन ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 आपके 4 एलिमेंट यहाँ पर लिखे गए, 4 एलिमेंट है, तो एन ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर देखिए एन ए की वैल्यू 4 आ गई, यानी इसका कार्डिनल नंबर 4 आ गया। मैंने ऐसे नहीं काउंट करा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं करा मैंने, क्योंकि एक नंबर को एक ही बार काउंट करना है, ध्यान रखना। तो कार्डिनल नंबर क्या बताएगा आपका? कार्डिनल नंबर ये बताएगा कि किसी भी सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद आता है सबसेट। ये ध्यान से समझिएगा कि सबसेट क्या होता है। सबसेट बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए एक तो होता है सेट, एक होता है सबसेट। सबसेट का मतलब छोटा सेट। अगर किसी एक बड़े सेट में से मैं कुछ एलिमेंट लेकर एक नया सेट बना दूं, है ना? मान लिया एक सेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे और एक सेट मैंने उसमें से लिख दिया 1 और 2, 1 और 2 को उठाया, एक नया सेट बना दिया। तो जो नया सेट बना वो एक बड़े सेट में से लेके बनाया गया। ठीक है नहीं? तो जो सेट हमने छोटा जो सेट बनाया वो छोटा सेट उस बड़े सेट का सबसेट कहलाता है। कुल मिला के ये। ठीक है नहीं? तो देखिए यहाँ पर सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं, क्या सिंबल यूज करते हैं, ये सब चीजें आपको समझनी होगी। तो मैंने जनरली आपको डेफिनेशन बता दी। यहाँ पर देखिए एक सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। कोई भी सेट ए या कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब कहलाएगा? मैंने मान लिया एक सेट बी है और उस सेट बी का मैं एक सबसेट बना रहा हूं ए, तो कोई भी सेट ए बी का सबसेट कब कहलाएगा? देखिए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए के अंदर जो भी एलिमेंट लिखा हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी होने चाहिए, तभी सेट ए बी का सबसेट कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। एंड वी राइट, हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये ध्यान रखिएगा, ये इधर मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है बी की तरफ और इधर मुंह बंद है, तो इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट है। ये क्या है? ये आपका सबसेट। ठीक है नहीं? और ये आपका सेट, बी सेट का ये सबसेट है। और इस बी को देखिए जिससे सबसेट बनाया गया है इसे सुपर सेट भी कहते हैं, इसे सुपर सेट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है नहीं? अभी सुपर सेट आप पढ़ेंगे, देखिए सेकंड सुपर सेट ही है। देखिए इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए। ए तो सबसेट है बी का, ए तो हो गया सबसेट किसका? बी का, लेकिन बी सुपर सेट हो गया ए का। ठीक है नहीं? क्योंकि भाई ए जो है वो बी से ही तो बना है, तो भाई बी तो ए क्या हो गया? ए के लिए सुपर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का सिंबल लिखा है तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि ए ये सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, लेकिन जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो सुपर सेट है किसका? ए का, कि बी ए का सुपर सेट है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसेट और सुपर सेट दोनों को डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है नहीं? कि अगर
ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड ए सुपरसेट ऑफ ए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सिंबल को मैंने उल्टा कर दिया, तो मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, बी की तरफ खुला हुआ है, ठीक है ना। तो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो सुपरसेट है, और जिसकी तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है वो सबसेट है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, ये ऐसे लिख दीजिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये रीड होगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये रीड होगा बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, क्योंकि आपने सिंबल को उल्टा कर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक इसके अंदर आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे कि आपने एक सेट ए लिया 1 2 3, अब मैंने इस सेट ए से एक सेट बी बनाया 1 2 3, एक सेट मैंने सी बनाया 1 और, ठीक। भाई एक चीज बताओ, जो सी के अंदर एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है, जो बी के अंदर एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है, यानी ये जो बी और सी है ये दोनों के दोनों ए से ही तो बने हैं, ठीक है नहीं। यानी ए तो हो गया सुपर सेट और बी और सी हो गए आपके सबसेट, ठीक है नहीं। लेकिन इन बी और सी में एक डिफरेंस है कि यहां पर बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट ए के हैं, सारे के सारे एलिमेंट ए के हैं, और ए इज इक्वल टू बी भी है, यानी बी ए का सबसेट भी है और बी ए के इक्वल भी है। लेकिन अगर मैं सेट सी की बात करूं, सेट सी के अंदर क्या है, सेट सी के अंदर आप देखिएगा कि सेट सी के अंदर दो एलिमेंट लिखे हुए 1 2, ठीक है नहीं। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो सेट सी है, सेट सी जो है वो क्या है, ए का सबसेट तो है लेकिन ए के इक्वल नहीं है, ठीक है नहीं। तो यहां पर जो आपका प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट में यही प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सेट किसी का सबसेट तो हो लेकिन वो उसके इक्वल ना, वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो देखिएगा यहाँ पर ए, देखिए ए इज ए, यहाँ पर देखिए ए इज बिलोंग्स टू, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है नहीं। तो देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो क्या कहलाएगा, ए आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का, एंड बी राइट इज ए सबसेट ऑफ बी। तो यहां पर देखिए दो तरह के सिंबल यूज होंगे सबसेट में, अगर सेट आपका सबसेट भी है और इक्वल भी है तो आप सिंबल लगाएंगे ये वाला, लेकिन ए केवल सबसेट है इक्वल नहीं है तो आप सिंबल लगाएंगे ये वाला, खाली बस ये लगा देंगे, नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसे सेट प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, ऐसे सेट प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, ध्यान रखें, ठीक है नहीं। चलिए अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक सेट है ए 2 3 5, एक सेट बी है 2 3 5 7 9। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो टोटल जो बी के अंदर एलिमेंट है उन्हीं में से लेके बनाया गया है, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है नहीं। ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट भी लिखे हैं मैंने सबसेट से रिलेटेड। फॉर एवरी सेट ए वी राइट ए इज ए सबसेट ऑफ ए, हर सेट अपना खुद का ही सबसेट होगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं कोई भी सेट है उस सेट से दो सबसेट तो डेफिनेटली बनेंगे बनेंगे। दो सबसेट कौन से बनेंगे मैं आपको बता दूं, एक तो वो सेट खुद, जैसे कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए, खुद वो जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए वो सारे के सारे एलिमेंट अगर मैं एज इट इज लिख दूंगा तो वो सेट खुद का सबसेट होगा। पहली बात तो यह है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है नहीं। और दूसरा मैंने आपको जो एम्प्टी सेट बताया था, नल सेट जिसे कहते हैं, नल सेट भी हर एक सेट का सबसेट होगा, ये ध्यान रखेगा। देखिए सिंस फाई हैज नो एलिमेंट वी एग्री टू से दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दो सेट ऐसे होते हैं, एक खुद सेट खुद का सबसेट होता है और एक एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होगा। तो दो सेट तो आपको ध्यान रखने कि ये तो सबसेट होंगे ही होंगे। अब सबसेट के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ये रियल नंबर, आर का मतलब है रियल नंबर, रियल नंबर के जो सबसेट होते हैं इन्हें हम जनरली यहाँ पर आता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इसे ध्यान से समझिए। ये कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में या कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको डिफरेंस ये मिलेगा कि करली ब्रैकेट का यूज ना करके, हम करली ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे किसका, हम यूज करेंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का। कभी कभी आपको रियल नंबर का जो सेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है नहीं। अब आप कहेंगे सर ये स्क्वायर ब्रैकेट में तो हम सेट को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, बिल्कुल सही बात है।
स्क्वायर ब्रैकेट में सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर का इंटरवल, इंटरवल का मतलब ये होता है कि किस नंबर से किस नंबर के बीच के रियल नंबर। मैं आपको बता दूं 1 और 2 के बीच कितने रियल नंबर है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं तो इनफाइनाइट होंगे। 1 और 2 के बीच बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर आपको मिल जाएंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि जो रियल नंबर लिखा होता है, यहाँ पर इंटरवल लिखा होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, ये लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है नहीं। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, ये ध्यान रखिएगा, ये हम किसकी बात करें, रियल नंबर के इंटरवल की। तो रियल नंबर के इंटरवल में आपको ध्यान रखना है कि दो नंबर है ए और बी जो रियल है, ए और बी दोनों रियल है, और यहाँ पर ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी बड़ा, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर है, ठीक है नहीं। अब यहाँ इसे रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं, देखिए क्या है। एक होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा दोनों तरफ से क्लोज होगा और उसके अंदर ए और बी लिखे। ए और बी का मतलब क्या है, अब यहाँ ये किसे डिफाइन कर रहा है, अगर ये ए और बी इस तरह से लिखा है, इसे सेट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा ये देखेंगे। आप जानते हैं कि सेट की फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पर रूल लिखेंगे या नंबर लिखेंगे। अब नंबर तो इनफाइनाइट होंगे, मैं आपको बता दूं रियल, इन दोनों के बीच में कितने रियल नंबर है वो इनफाइनाइट है, लेकिन आप यहाँ पर रूल लिख सकते हैं। रूल कैसे लिखेंगे, देखिए x बिलोंग्स टू r। x किसे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और रियल नंबर जो है वो a से बड़े हैं और b से छोटे हैं, a से बड़े और b से छोटे। लेकिन यहाँ पर जब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है दोनों तरफ से क्लोज होता है, इसका मतलब होता है x इज अब मोर देन और इक्वल टू ए एंड लोअर देन और इक्वल टू बी। यहाँ पर मोर देन लोअर देन के साइन के साथ साथ इक्वल टू का साइन भी चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। तो ये कहलाता है क्लोज इंटरवल। यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू, लोअर देन और इक्वल टू चलेगा कि जो x की वैल्यू है वो a के इक्वल भी है और a से बड़ी है, और b से छोटी है और b के इक्वल भी। बात समझ में आ गई, ये ध्यान रखिएगा। एक आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो यहाँ पर दोनों तरफ से ओपन होगा, देखिए इस तरीके से, बंद नहीं होगा, वो ओपन है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ, राइट में भी लेफ्ट में भी, दोनों तरफ आपको यहाँ पर ओपन मिलेगा इस तरीके से। अगर ओपन ब्रैकेट इस तरह से लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बिल्कुल सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर इक्वल टू को साइन हट जाए कि भाई x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन x a से ग्रेटर देन है, b से लोअर देन है, इक्वल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्लोज है, क्लोज का मतलब होता है इक्वल और मोर देन या लोअर देन, ठीक है नहीं। और अगर ओपन है, ओपन का मतलब होता है कि वो इक्वल नहीं है, ये तो मोर देन है, ये लोअर देन। थर्ड इसमें आता है राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन यानी दो ब्रैकेट है, एक लेफ्ट में लिखा है एक राइट में लिखा है, तो राइट वाला ओपन है, इसका मतलब ये है। तो राइट हाफ ओपन में देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट मैंने ये लगाया, एक ब्रैकेट आपका ये लगा, तो यहां से तो ये क्लोज है, लेकिन यहां से ओपन है, यहां से बाहर की तरफ खुला हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जो रियल नंबर है वो a से ग्रेटर देन है और इक्वल भी है, लेकिन b से केवल लोअर देन। तो जिस नंबर के पास ब्रैकेट ओपन होगा उससे उसमें केवल लोअर देन या इक्वल का, लोअर देन या अबव देन आएगा, इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर केवल लोअर देन का साइन, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में जो लेफ्ट वाला ब्रैकेट है देखिए ये ओपन है और राइट वाला बंद है, यानी यहाँ पर इस बार जो x है वो a से मोर देन है, केवल मोर देन है, लेकिन b से लोअर देन भी और इक्वल भी। तो ये रियल नंबर के इंटरवल आपको पता होने चाहिए चारों, ये बहुत यूज होते हैं। कभी आप सोच लो कि सेट में ये स्क्वायर के ब्रैकेट कैसे आ गया, आप इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके, इसकी प्रॉपर्टी का यूज करके उस सेट में बदल लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रैकेट केवल रियल नंबर के सिस्टम में यूज होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ओनली रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, देखिए पावर सेट का मतलब होता है किसी भी सेट से जितने भी आपके सबसेट बन रहे हो, किसी भी सेट से जितने आपके सबसेट बन रहे हो, उन सभी सबसेट को लेकर आप एक सेट बना दीजिए, वो पावर सेट कहलाए, ठीक है नहीं। और किसी भी सेट से कितने सबसेट बनेंगे ये मैं आपको बता दूं, वो बनेगा 2n। अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 कर दो, 4 आ गया, यानी 4 सबसेट बनेंगे। किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 कर दो, किसी
सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4 कर दो, 2 की पावर 4 का मतलब 16, कि उससे 16 सबसेट बने। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, कोई भी आपको सेट दिया गया है, उस सेट से आप जितने भी सबसेट बन सकते हो वो सबसेट बना लीजिए, और जितने भी आपके सबसेट बनेंगे उन सभी सबसेट को इसे एक साथ लिख दीजिए, तो वो आपका पावर सेट कहलाएगा। एंड इज इट डिनोटेड बाय पीए, पावर सेट को पीए से डिनोट करते हैं कि पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पर इफ द एक सेट ए दे दिया, सेट ए के अंदर आपके 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे देखिए, सेट बनाने का तरीका जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है तो 2 दी पावर 3, इसका मतलब यहाँ पर 8 आपके सबसेट बनेंगे। पहली बात तो याद है, इससे 8 सबसेट बनेंगे। अब 8 में से 2 सबसेट तो मैंने आपको बताया था फिक्स है, एक सबसेट तो बनेगा नल सेट और एक सबसेट बनेगा जो सेट है वो एडिटिव, तो 2 सबसेट तो आपके बन गए। अब बाकी के 6 कैसे बनेंगे देखिए, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, सबसे पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेके बना लो, पहले केवल ए को ले लो तो ए आ गया, फिर केवल बी को ले लो, फिर केवल सी को ले लो, तो ये आपके यहाँ पर क्या बन गए 3 सबसेट तो ये बन गए। अब 2-2 को ले लो, पहले ए बी लो, फिर बी सी लो, फिर ए सी लो, तो 2-2 को लेके 3 सेट ये बन गए, तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 हो गए, 8 हो गए, 8 ही तो बनने थे 2 दी पावर 3। तो ये जो आपका कहलाएगा, ये जो जितने भी सबसेट है इन सभी सबसेट को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो ये आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ठीक है नहीं, तो ये आपके सबसेट हो गए। सो पी ए इज इक्वल टू 5, इन्हें सारों को इस तरह से फिर दोबारा से ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, पावर सेट बन जाएंगे। ध्यान रहेगा आपको कि पावर सेट में क्या होगा, किसी भी सेट से जितने भी सबसेट बन सकते हो उन सभी सबसेट को लिख दीजिए इस तरह से कोमा लगा लगा के, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सेट के अंदर m एलिमेंट है तो उससे 2 दी पावर m सबसेट बनेंगे, 3 एलिमेंट है तो 2 दी पावर 3, 4 एलिमेंट है तो 2 दी पावर 4। इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर इसने कहा राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ, यहाँ से कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 2, भाई यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर पॉसिबल सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बनेंगे, पहले तो ये देख लो ना कि भी कितने सबसेट बनेंगे, भाई सबसेट बनेंगे 2 दी पावर m, भाई ये m की वैल्यू है तो 2 दी पावर m यानी 2 दी पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 सबसेट यहाँ से बनेंगे। तो सबसेट कौन कौन से बनेंगे देखिए, सबसेट यहाँ पर जो आपके बनेंगे, एक तो बनेगा 5 और एक बनेगा 2 3, ये 2 तो फिक्स होते हैं, 2 तो फिक्स होते हैं, एक खुद सेट और एक एम्प्टी सेट। अब बाकी के बचे 2, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके बना लो, एक बार 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, तो देखो 4 हो गए। ठीक है नहीं, तो पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके डबल एलिमेंट लेके बनाना, तो मैंने पहले लिख दिया, तो 4 सबसेट बन सकते, तो मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से आप किसी भी सेट के सबसेट बना सकते हैं। पावर जब सबसेट बना लेंगे तो पावर सेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे सबसेट को एक साथ लिख दो तो पावर सेट हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल देखिए, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, 2 फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट, 2 फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हो, तो 2 सेट है, एक के अंदर m एलिमेंट है, एक के अंदर n एलिमेंट है। इसने कहा था टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट है, ठीक है नहीं, इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, ए सेट के जो सबसेट होंगे वो बी सेट से 56 ज्यादा है। ठीक है नहीं, तो उसने कहा m और n की वैल्यू बताइए, तो देखिए कैसे पता चलेगा भी m और n की वैल्यू, तो देखिए लेट ए सेट हैव m एलिमेंट, मैंने मान लिया एक सेट ए है जिसके अंदर m एलिमेंट है, एंड बी सेट हैव n एलिमेंट, बी सेट हैव n एलिमेंट, एक सेट ए है जिसके अंदर m एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसके अंदर n एलिमेंट, 2 सेट मैंने ले ली। तो गिवन डेट आपको क्या दिया गया है, देखिए इसने ये कहा है कि भाई जो 2 दी पावर m है, भाई ए सेट के कितने सबसेट होंगे 2 दी पावर n, और बी सेट के कितने सबसेट होंगे 2 दी पावर n। तो ये कह रहा है कि जो 2 दी पावर m है, नंबर ऑफ सबसेट जो ऑफ ए होंगे वो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी से 56 मोर देन है, तो ये अगर मोर देन है 56 तो मैं यहाँ पर 56 को ऐड करके इक्वल कर दूंगा, भाई ये नंबर 56 ज्यादा थे
तो मैंने यहाँ पर 56 को ऐड करके इक्वल कर दिया। अब आपको m और n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो देखिए क्या करेंगे, टू दी पावर m माइनस टू दी पावर n इज इक्वल टू 56, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है नहीं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, देखिए टू दी पावर n को कॉमन ले लीजिए, टू दी पावर n जब कॉमन लूंगा तो यहां से आ जाएगा टू दी पावर m माइनस n, और यहाँ बचेगा आपका 1, बचेगा नहीं भाई, टू दी पावर n बाहर आ गया तो यहाँ तो 1 बचेगा। जब टू दी पावर n यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा टू दी पावर m माइनस n, आप टू दी पावर n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यही मिल जाएगा। और 28 को भी इस तरह के पैटर्न बनाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया 8 इंटू 7, क्योंकि जब मैं यहाँ पर इसी तरह का पैटर्न बनाऊंगा तो मैं कंपैरिजन कर दूंगा पावर, कैसे देखिए 8 इंटू 7, 8 को मैं लिख सकता हूँ टू दी पावर 3 और 7 को लिख सकता हूँ टू दी पावर 3 माइनस, लिख सकता हूँ टू दी पावर 3 8 माइनस 1 तो 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन कर दो, देखो भाई टू की पावर n, टू की पावर 3, टू की पावर n माइनस n, टू की पावर 3 माइनस 1, बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है। तो बाई कंपैरिजन ऑफ पावर, बाई कंपैरिजन ऑफ पावर, जब पावर का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां से आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 3, भाई n इज इक्वल टू 3 और m माइनस n इज इक्वल टू 3, तो यहां पर आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 प्लस m, तो m इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ गई, तो m की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आप आसानी से m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेट से कितने सबसेट बनते हैं, टू की पावर m को आप फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, सेट थ्योरी आपको मैंने समझा दी, बिल्कुल सारा बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो भी आपका सिलेबस का टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। ऐप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी करें, अभी से पढ़ना शुरू करें, एग्जाम की वेट ना करें। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहे, मेहनत